तुम सहयोग नगर मार्केट में सभी दुकानों पर जाओ, एक भी दुकान छूटनी नहीं चाहिए। सर। पुष्पा। यस सर। तुम राकेश पांचाल की फैमिली से दोबारा बात करो, सबसे। ओके सर। कॉल रिकॉर्ड्स का क्या स्टेटस है? सर भावना और उसके पति राकेश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स कल शाम तक मिल जाएंगे। एम्ब्रॉयडरी का शौक था उसे, तो उसने काम शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे एकदम एक्सपर्ट हो गई, तो बहुत काम आने लगा। यूँ समझिए जैसे घर बैठे बैठे नौकरी हो गई थी उसकी। मतलब सारा काम घर से ही होता था? लोग कपड़े देने घर पर आते थे, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी और फॉल बीडिंग का काम होने के बाद कपड़े लेकर घर से जाते थे? ज़्यादातर तो ऐसा ही होता था, कभी कभार वो भी चली जाती थी। सर ये रहा रचना पंचाल के स्कूल का बस स्टॉप, और वहाँ उस तरफ भावना का घर है। तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी है सर। 700-800 मीटर की दूरी स्कूटर पर, मतलब 5 मिनट? राइट सर। पर अगर कहीं वो बीच में रुक गई या रोकी गई तो देर हो गई हो। बहुत देर शर्मा, बहुत देर हो गई। भावना यहीं से कपड़े सिलवाती थी। अपने कस्टमर्स के? नहीं साहब, अपने खुद के सलवार सूट और बच्चों की ड्रेस सब कुछ मैं ही सी देती थी। कस्टमर का तो वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करती थी। सलवे साहब क्या है ना कि मोहल्ले की जितनी भी लेडीज़ है ना, सब मेरी पत्नी कल्पना से ही कपड़े सिलवाती हैं, और वो भी बहुत सालों से। उस दिन जब वो यहाँ से गुजरी अपने स्कूटर पे, आप में से किसी ने देखा उसे? सब वो नहीं सर, वो असल में क्या है ना कि हम यहाँ अंदर बैठ के काम करते हैं, तो अगर कोई दुकान के अंदर आया तो ही उससे बातचीत होती है, वरना तो बस सारा दिन ये स्कूटर, रिक्शा, मोटरसाइकिल्स, बस इनकी आवाज़ें आती रहती हैं। आपकी भावना से आखिरी बार बात कब हुई थी? हम एक दूसरे को जानते ज़रूर थे, पर ऐसी कोई सहेलियों वाली बातचीत नहीं होती थी। तो फिर किस तरह की बातें होती? देखिए साहब, उसने मुझे 1 महीने पहले सलवार सूट का मटेरियल दिया था, पर मैं शुरू ही नहीं कर पाई। काफ़ी बार वो याद दिला कर जाती थी कि कल्पना सलवार सूट कब तैयार होगा, पर अब तैयार करूँ तो भी क्या फ़ायदा। दुश्मनी? हाँ दुश्मनी, भावना की। किसी से कोई अनबन हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था, या किसी ने कोई धमकी दी थी? नहीं मैडम, मेरी पत्नी एक सीधी सादी घरेलू औरत थी। उसका किसी से क्या झगड़ा वगड़ा होता? तो घर के बाहर ही नहीं जाती थी। और घर के अंदर राकेश जी? मतलब परिवार के अंदर ही अंदर किसी से कोई अनबन, कोई दुश्मनी? शांति व्यास जी, उस दिन भावना पांचाल को जब आपने स्कूटर पे देखा, उसके साथ स्कूटर पर और कोई नहीं था? जी नहीं, वो अकेली थी, इधर से आई और वहाँ चली गई। अकेली? हाँ अकेली थी। ठीक है, थैंक यू। बातें मतलब यही सब कि आज खाने में क्या बनाया, बच्चों की पढ़ाई, सास की तबीयत, बस यही सब। उसके पति के साथ कैसे संबंध थे? राकेश के साथ? ठीक ही होंगे, मतलब उसने कभी कुछ कहा नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। यहाँ से शांति व्यास ने भावना पांचाल को स्कूटर पर अकेले देखा था। वो जगह यहाँ से कितना, तकरीबन 250 मीटर होगी? लगभग 300 मीटर सर। स्कूटर पे 5 मिनट? राइट सर। लेकिन आपने एक बात नोटिस की सर, वहाँ 100 मीटर की दूरी पर एक रास्ता है जो सीधा मोहल्ले के अंदर को जाता है। सर हो सकता है भावना उस दिन स्कूल बस स्टॉप जाने के बजाय इस रास्ते से बाहर निकल गई हो सकता है शर्मा, लेकिन फिर इसका मतलब ये होगा कि उस दिन भावना पांचाल अपने घर से स्कूटर पर इस बस स्टॉप पर आने के लिए नहीं, बल्कि इस रास्ते से कहीं और जाने के लिए निकली। क्या लगता है शर्मा, भावना पांचाल इस रास्ते से कहीं और जा सकती है, वो भी अपनी बेटी को बस स्टॉप पर अकेले छोड़कर? दोपहर का वक्त एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को स्कूल बस स्टॉप से घर लाने के लिए निकली और बीच रास्ते में अचानक गायब हो गई, और 2 दिन बाद उसकी लाश के टुकड़े कहीं और मिले और उसका स्कूटर कहीं और। तहकीकात करने वाली क्राइम ब्रांच की टीम इस अचानक हुई गुमशुदगी को समझ नहीं पा रही थी। भावना पांचाल की रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें कोई लीड नहीं मिली थी। अब यह पता किया जा रहा था कि क्या इस केस का भविष्य भावना के अतीत में छुपा हुआ था। मोहल्ले में इस बारे में कोई कुछ बता नहीं रहा था। साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि घर के अंदर की बात बाहर तक पहुंची ना हो। ऐसा होना मुश्किल है। ट्राई करता हूँ कुछ निकालने की। राकेश और भावना दोनों के हर रिकॉर्ड में घुस जाओ, गहराई तक जाओ, कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा हुआ है जो इस खून के मकसद को छुपा रहा है। रमेश, केस पर क्या स्टेटस है? हम सारी मिसिंग रिपोर्ट स्कैन कर रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता नहीं चल रहा है कि लाश को कब जलाया गया है। इन्वेस्टिगेशन करते रहो,
उस जली हुई लाश का भावना पांचाल केस से क्या ताल्लुक हो सकता है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि भावना के पति राकेश पांचाल, उसने एक पूरी तरह से जली हुई लाश को इतनी आसानी से एक ही नज़र में कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, और क्यों? जैसे अपडेट्स आते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत फ़ोन करो। सर मेरी बात राकेश से हुई, लेकिन उसने बताया कि फैमिली में तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं। ऐसी कोई बात होगी भी तो हमें क्यों बताएगा? उस फैमिली में ऐसी कोई बात थी या नहीं, ये हमें खुद पता लगाना होगा। फैमिली के दूसरे मेंबर से बात करते हैं। एक काम करो, भावना के माँ बाप, भाई, सबको बुलाओ। संबंध कैसे थे? क्या मतलब साहब? मतलब कि आपकी बेटी और दामाद के बीच में किसी तरह की कोई अनबन थी? किसी बात को लेकर कोई झगड़ा था? सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे जीजा राकेश बहुत सही आदमी है। कभी कोई मांग नहीं, कुछ नहीं। ऐसा दामाद आसानी से मिलता नहीं किसी को। पद्मिनी जी, 9 तारीख की सुबह को आपकी बेटी भावना ने आपको फ़ोन किया था, राइट? आप दोनों के बीच में क्या बात हुई थी? रोज जैसी बात है साहब, माँ बेटी वाली। तबीयत कैसी है, खाना खाया कि नहीं खाया? दवाई के बाद भी 101। डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे उतर जाएगा, और फिर उम्र भी तो हो गई है तेरे बापू की। माँ, बाबूजी को ना खेत पर बिल्कुल जन्म मत देना आप। अरे केशव संभाल रहा है पूरा का पूरा। और तू बता, मेरे रवि और रचना कैसे हैं? नाश्ता पानी हो गया उनका? हाँ माँ, नाश्ता भी हो गया और स्कूल भी चले गए। आज पोहा बनाया था मैंने नाश्ते में। पता है माँ, इतना मुंह बनाती थी ना रचना पोहा खाने से, और अब खाने लगी है। गुड़िया है वो तो मेरी। और दोनों का स्कूल कैसे चल रहा है? पूछो मत माँ, रवि के पीछे भागना पड़ता है कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, और रचना अपना होमवर्क भी खुद से कर लेती है। भावना बेटा, तू तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप बस अपना और बाबूजी का ध्यान रखो। और वैसे भी यहाँ घर और काम, बस इन चीज़ों में कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सब आप ये पति पत्नी के बीच के झगड़े वाला एंगल क्यों ढूंढ रहे हो, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं? हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए सारे एंगल ढूंढने पड़ते हैं। सब अभी तक कुछ पता चला नहीं। अभी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भावना अपनी बेटी को बस स्टॉप पर लेने के बजाय कहाँ और क्यों चली गई। पूरे रास्ते में तो कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन किसी न किसी दुकान के अंदर ज़रूर होगा। सर आगे रास्ते में कुछ बड़ी दुकानें हैं, शायद उन्होंने लगा रखा हो। शर्मा, सर सभी दुकानों पे चेक करो, हर छोटी बड़ी सभी दुकानें, एक भी दुकान मिस नहीं होनी चाहिए। राइट सर। राकेश और भावना के फ़ोन रिकॉर्ड्स आ गए। हमारे काम का इसमें कुछ भी नहीं है। कितने दिनों के रिकॉर्ड्स हैं? पूरे 6 महीने के हैं सर। शक करने जैसा कोई भी कॉल नहीं है। राकेश एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, नॉर्मल काम की बातें। भावना हाउसवाइफ थी, ज़्यादातर बातें पति और माँ से होती थी। ज़्यादातर वो घर पे रहती थी सर। भावना पांचाल शायद उस दिन भी घर पर ही थी सर, लेकिन शांति व्यास ने उसे स्कूटर पर मोहल्ले में देखा था। हाँ, वो अपने घर से स्कूटर पर निकली जरूर थी, लेकिन शायद रास्ते में कोई काम याद आया और वो घर लौट आई, और फिर कुछ होता है। घर के अंदर सर? घर के अंदर। क्यों? ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ होगा ये तो पता चले। वो तो पता चल जाएगा सर, लेकिन इस सीक्वेंस में काफ़ी लॉजिक बैठ रहा है। भावना किसी कारण से घर वापस आती है और कांड हो जाता है। रात को उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। 2 दिन बाद राकेश जयसिंह नगर से उसकी जली हुई बॉडी को आइडेंटिफाई करता है, और उसी दिन भावना की कटी हुई बॉडी कहीं और से मिलती है, और ये राकेश बुरी तरह फंस जाता है। भावना की लाश पर कपड़े नहीं थे। नाले में 3-3 बार ढूंढा गया सर, लेकिन मर्डर वेपन नहीं मिला। हो सकता है भावना पांचाल को पहले कहीं मारा और काटा गया, और उसके बाद इस नाले में लाकर उसकी लाश को फेंका गया, जल्दबाजी में और बेरहमी से। चौहान, इन सारे सवालों के जवाब हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, बस हमारी पकड़ में नहीं आ रहे। साहब, इन दोनों पति पत्नी की लाइफ इतनी सादी है कि एक झटके में पूरी की पूरी कुंडली सामने आ गई। कहीं कुछ अमंगल? नहीं साहब, सब कुशल मंगल। 11 साल पहले शादी हुई, अरेंज मैरिज। 2 साल के बाद एक लड़का हुआ और 5 साल के बाद एक लड़की। राकेश पांचाल का एक सिंपल सा सेल्स का जॉब है। ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से काम करते हैं। भावना पहले बाहर काम करती थी, फिर घर से ही काम करने लगी।
बाकी इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट या कोई अफेयर ऐसा कुछ था नहीं। 11 साल पहले की डिटेल निकाल रहे थे। शादी से पहले कोई रिश्ता, कोई बॉयफ्रेंड कुछ तो रहा होगा, चाहे जितना भी छोटा हो। मुझे सारी डिटेल चाहिए। साहब हमको सीसीटीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे 4 लड़के हैं, चारों की नज़र सीसीटीवी से ज़्यादा तेज़ है। सीसीटीवी इंसानों की तरह पलक नहीं झपकती, ना इंसानों की तरह जज्बात होते हैं। लगा ले, इससे पहले देर ना हो जाए। जी, आप लोग यहाँ? हमें आपके घर की तलाशी लेनी। तलाशी क्यों? क्यों नहीं? आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? हम अपना शक दूर करना चाहते हैं, कोऑपरेट कीजिए। कुछ नहीं मिला। सर, मुझ पे शक मत कीजिए। मेरे बच्चों की माँ थी वो, बहुत प्यार करता था उससे। तो फिर आप हमारी मदद कीजिए। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी पत्नी भावना आपकी बेटी रचना को लेने के बजाय कहाँ चली गई और क्यों चली गई। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ सर। और हम भी आपको नहीं समझ पा रहे। मतलब ये कि जब जयसिंह नगर पुलिस स्टेशन ने आपको एक लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया, वो लाश पूरी तरह से जली हुई थी, फिर भी आपने उस लाश को अपनी पत्नी की लाश क्यों बताया? गलती हो गई सर। पूरे 24 घंटे से सोया नहीं था। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। अलग अलग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा चुका था। सब कुछ बुरा लग रहा था। जब वहाँ गया और वो जली हुई लाश देखी तो गलती से मैंने उसे भावना मान लिया। आप क्या सोच रहे हैं सर? सर, अब तक 165 दुकानें देख ली, कहीं पे भी सीसीटीवी नहीं है। जवान, ये केस हमें बड़ी उलझन में डाल रहा है। पता नहीं किस गली किस नुक्कड़ से हमें सुराग मिलेगा, और ऊपर से जबरदस्त प्रेशर है। कोशिश कर रहे हैं सर, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। केस पर लगे खबरी ने शहर के सारे खबरियों को एक्टिवेट कर दिया। भावना के स्कूटर की बाल की खाल निकाली गई। भावना कितना पेट्रोल डलवाती थी, घर से बस स्टॉप में कितना पेट्रोल खर्च होता था से लेकर हर एक डिटेल निकाली गई। सहयोग नगर एरिया की हर दुकान की चेकिंग हुई सीसीटीवी कैमरास के लिए, इस उम्मीद में कि शायद किसी सीसीटीवी में भावना की एक झलक तो मिल जाए या उसके स्कूटर की। उन्हीं लोगों से बार बार पूछताछ की गई इस उम्मीद से कि शायद कुछ नया सामने आए जो पहले छूट गया हो। राकेश और भावना के दूर दूर तक के रिश्तेदारों से भी बात की गई। जितनी बेसब्री से क्राइम ब्रांच ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उस दोपहर को क्या हुआ था और कैसे हुआ था, यही सवाल राकेश के घर में भी बार बार गूंज रहे थे। कम से कम 150 लोगों से पूछताछ हुई। दिन हफ्ते बने और हफ्ते महीने। इस केस के हर एंगल को बार बार टटोला गया और फिर भी हम जीरो पर गए। बिग जीरो। सर, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस एक सुराग मिल जाए सर। सर, हमने पति पत्नी दोनों के बैकग्राउंड चेक किए। दोनों के बैकग्राउंड एकदम क्लियर है। किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं, कोई अनबन नहीं, कुछ नहीं। और वो दूसरी जयसिंह नगर वाली लाश, उसका भी तो कुछ नहीं हुआ अब तक। सर, हम इस केस को भावना पांचाल केस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। देखो इंस्पेक्टर, ये भावना पांचाल केस एक भयंकर मर्डर केस है। इतने महीने हो गए, हमें एक लीड तक नहीं मिली। या तो कातिल ने कोई गलती नहीं की, जो कि मुमकिन नहीं है,
या तो फिर हमारी तहकीकात गलत तरीके से हो रही, जो पूरी तरह मुमकिन है। एक औरत अचानक गायब हो जाती ऑफिसर्स, दिन दहाड़े। अचानक, यह शब्द इस केस में बार बार उठ रहा था, और जैसा कि हम कई केसेस में देखते आए हैं, इस केस का ब्रेक थ्रू भी अचानक आया। ब्रेक थ्रू कहना शायद मुनासिब नहीं होगा, बल्कि एक ठोस सुराग जरूर कहा जा सकता है। एक ऐसा सुराग जो बड़े ही अजीब तरीके से क्राइम ब्रांच को उनके पहले सस्पेक्ट तक ले गया। अब सर, हमारा सारा सामान अंदर है तो हम सीसीटीवी से अंदर की तरफ ही देखेंगे ना, सड़क से हमारा क्या लेना देना। तो तुम्हारे पास ये एक ही सीसीटीवी है बस? हाँ। वैसे साहब एक बात पूछ सकता हूँ, आपको किस चीज़ की तलाश है? भावना मर्डर केस सुना होगा? अरे बाप रे, इस केस के बारे में कौन नहीं जानता साहब। तो बस उस केस में हम थोड़ा सा कहीं अटक गए। मुझे ना वो सामने उस रोड की तरफ वाली सीसीटीवी का फुटेज चाहिए, और वो देखकर आप ये पता कर सको कि उस दिन वो कहाँ चली गई थी। तुझे पता कहाँ चली गई थी? नहीं साहब, केस के बारे में अखबार में पढ़ता रहता हूँ मैं। वैसे आपने सीसीटीवी फुटेज का तो मुझे एक बात याद आई। बोल। सर, ये मर्डर 9 जुलाई को हुआ, राइट? क्या बात है, तुझे डेट भी याद है? अभी आते ही आपने मुझसे पूछा कि 9 तारीख का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ठीक है, तुम कुछ कह रहे थे? साहब, मैं ये कह रहा था कि भावना पांचाल का मर्डर 9 जुलाई को हुआ। हाँ। और 11 जुलाई को मेरे यहाँ एक आदमी मुझसे मिलने के लिए आया। कौन? ये मुझे नहीं मालूम वो कौन था, लेकिन उसने आते ही आपकी तरह मुझसे सीसीटीवी फुटेज मांगी। क्यों? राम जाने साहब, उसने मुझे आते ही कहा कि 9 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। 9 तारीख? वही तो। मैंने उससे पूछा, भाई तू है कौन? लेकिन उसने अपने बारे में बताने से मना ही कर दिया। बार बार सीसीटीवी फुटेज मांग रहा था 9 तारीख की। मैंने उसे कह दिया, भाई हम अरे गहरे को सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। अच्छा, वो जो आदमी था जिसने तुमसे ये सारी बात की, वो ठीक यहीं खड़ा था जैसे मैं खड़ा हूँ, और यही सब बातें कर रहा था? हाँ बिल्कुल। और ये रहा मेरा कैमरा। मैं अभी आपको 11 तारीख की सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। 9 तारीख की भी? सर, हम इस बंदे से पहले पूछताछ कर चुके थे, लेकिन तब निकल के कुछ नहीं आया था। ये देखिए। सीसीटीवी फुटेज क्यों मांग रहा है? क्या हुआ साहब, फिर से कुछ पूछताछ करनी? जब तू हर बार सच छुपा रहा है तो हमने सोचा इस बार अलग तरीके से पूछते हैं। सीसीटीवी फुटेज मैंने? नहीं साहब, वहाँ ऊपर एक बाल्टी टंगी हुई थी, मैं तो बस उसी को दिखाने के लिए कह रहा था। और इस दुकानदार ने बाल्टियां बेचने के लिए नहीं, शो के लिए टांगी हुई थी। ऐसे ही ग्राहक उसे माल दिखाने के लिए कहता है और वो दिखा नहीं रहा। हाँ, पागल है वो। साहब, मुझे भी पागल ही लगा था। मैंने उससे इतनी बार बोला कि भाई बाल्टी दिखा दो, खरीदनी। बोला नहीं दिखाऊंगा, जो करना है कर ले। 44462299 अजीत शर्मा नाम है इसका। 10 मिनट के अंदर इसकी सारी कॉल डिटेल्स मेरी ईमेल आईडी पे चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर से ऑर्डर है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस अजीत शर्मा की एक एक डिटेल चाहिए मुझे, बचपन से लेकर आज तक, आज सुबह तक। मुझे भी उतनी ही तकलीफ हुई थी जितनी बाकी लोगों को, कि हमारे मोहल्ले की भावना पंचाल का इस तरीके से मर्डर हो गया। अभी तुम्हें तकलीफ हुई नहीं है, लेकिन होगी जरूर, और बहुत तकलीफ होगी अगर तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम सीसीटीवी फुटेज क्यों मांग रहे हैं। साहब, मैंने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगी, मैं तो बाल्टी लेने गया था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दुकानदार झूठ क्यों बोल रहा है। देखिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। अजीत शर्मा, सीधे तरीके से पूछ रहा हूं, इसलिए सीधे सीधे बता दो, वरना हमें उल्टे तरीके भी आते हैं। देखिए साहब, मैं उसके बाद भी यही कहूँगा जो मैं अब कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, तुमने अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? ज़बान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? और नजरें क्यों नहीं मिला रहे हमसे? साहब, वो अपनी उंगली सीसीटीवी की तरफ दिखा रहा है और बोलता है मैं बाल्टी मांग रहा था।
और साहब मैं बाल्टी सीसीटीवी के सामने क्यों लटकाऊंगा? वो आदमी झूठ बोल रहा है साहब, जरूर उसी ने कुछ किया है। वो पहले तुम्हारी दुकान पर आया कभी? याद नहीं साहब, पर बोल नहीं सकता। तुम अपने घर से 20 मिनट की दूरी पर गए सिर्फ एक बाल्टी खरीदने। क्यों? तुम्हारे घर के आसपास बाल्टी बेचने की कोई दुकान नहीं है? साहब मैं वहां से गुजर रहा था, बस दुकान पे बाल्टी देखी तो बस सोचा खरीद लो। बाल्टी लेने? तुम्हारे इस इलाके से 20 मिनट की दूरी पर चंदन नगर में 11 तारीख को अजीत बाल्टी लेने क्यों गया था? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। जी मैं उन दोनों को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर हाँ भावना हमारे घर में सबके कपड़े वहीं से ही सिलवाती थी। और ये अजीत शर्मा, ये यहाँ आपके घर आता था? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं आया। आप बाहर रहते थे और बच्चे स्कूल, और माँ जी घर पे रहती थी तब? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया, और वो दर्जी तो कभी नहीं आया। अजीत! अजीत! लगता था मैं का मरीज है सर ये। इसका इनहेलर भी नहीं है सर इसके पास। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। राइट सर। अजीत! 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 सर, अजीत अभी ठीक है, उसे अटैक आया था, एस्थमा का पेशेंट है। पुष्पा जी, अजीत शर्मा झूठ बोल रहा है। इसका पूरा बैकग्राउंड खोद निकालो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, गारंटी। अब खुला एक ऐसा पिटारा जो चौंकाने वाली भयंकर सच्चाइयों से भरा हुआ था। एक ऐसा विचित्र इतिहास उभर कर सामने आया जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। अब लगभग यह भी स्पष्ट होने लगा था कि क्राइम ब्रांच का आरोपी उनकी गिरफ्त में आ चुका था। हेलो, आप कौन? लेकिन आप जानना क्या चाहते हैं? आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे माफ कीजिए, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। देखो, जबरदस्ती की ना तो मैं भाग जाऊंगी कहीं। सर बड़ी अजीब बात है, इस अजीत शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स में कई अलग अलग औरतों के नंबर्स हैं और हर कोई इसके बारे में बात करने से डर रही है, कतरा रही है। सर पिछले 2 दिनों में इस अजीत ने कम से कम 9 औरतों से कॉन्टैक्ट किया। उन औरतों में से कोई भी बात करने को राजी नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक को मनाया सर, गारंटी दी है इस रैकेट में उसका नाम नहीं आएगा। रैकेट क्या है? मैं फंस गई थी सर। डरिए मत, आपका नाम नहीं पूछूंगा। आपको कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं आना होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कभी मुझसे बात भी की थी। भेजिए जगह को बताइए। कुछ 1 साल पहले मैं संयोग नगर से गुजर रही थी। मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया था। उसकी दुकान पर बोर्ड देखा तो मैं वहां गई। फिर? उसने मेरा नंबर सेव कर लिया था। फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया। इस अजीत शर्मा ने, वो किसी स्कीम के बारे में बोलने लगा। बहुत पैसा बनाने का मौका था। मैं लालच में आकर वहां चली गई और फिर वहां। क्या हुआ वहां? बताइए, डरिए मत। सर मैंने चेक किया, इस अजीत शर्मा की उस मोहल्ले में पहले एक मोबाइल शॉप भी थी, जहां से औरतों के नंबर लेकर उन्हें फंसाता था। जी सर। उस औरत ने बताया कि उनकी वीडियोस भी बनाता था। वीडियोस? ब्लैकमेल? जी सर। सभी घरेलू औरतें थी, हाउसवाइफ्स, आसानी से फंस जाती थी। और इस अजीत शर्मा की भावना से फोन पर कभी बात नहीं हुई? एक बार भी नहीं सर, मैंने डबल चेक किया। मैम ये अजीत शर्मा आज से 3 साल पहले अंदर हुआ था, ब्लू फिल्म बनाकर उनकी सीडी बेचता था। और इसकी दूर की एक रिश्तेदार थी मंजू नाम की, साथ में रहती थी, फिर अचानक गायब हो गई। फिर मंजू के माँ बाप ने इस अजीत शर्मा पे केस किया और वो इस सिलसिले में अंदर भी हुआ। आजकल बेल में बाहर है। सर इस ब्लू फिल्म का केस कावेरी नगर थाने में दर्ज है। और सर मंजू का मिसिंग केस सहयोग नगर में। उसके माँ बाप से बात हुई, यही मानसपुर में रहते हैं। सभी कह रहे हैं कि इस अजीत ने ही उनकी मंजू को गायब किया और आज तक नहीं मिली। 4 साल से मिसिंग है। राइट सर। सर सालों से इस अजीत शर्मा के जुर्म में सिर्फ उंगली नहीं, पूरा सर है। लेकिन इस मंजू मिसिंग केस को भावना मर्डर केस से जोड़ने का हमारे पास कोई सुराग नहीं है, न मिसिंग केस में न मर्डर केस में। सर 9 जुलाई की अजीत के फोन की लोकेशन रिपोर्ट मंगवाई, शायद उससे कुछ पता चले। क्राइम ब्रांच की टेक्निकल टीम कत्ल के दिन अजीत के फोन इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन मैपिंग कर रही थी और दूसरी टीम उससे लगातार सवाल किए जा रही थी इस जुर्म के बारे में, पर वो टस से मस नहीं हो रहा था और उसकी बीमारी बार बार बीच में आ रही थी और इसी वजह से पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकी। सर 9 जुलाई को अजीत शर्मा की फोन लोकेशन है दोपहर 1 बजे सहयोग नगर। सहयोग नगर, यहाँ पर भावना पांचाल का घर है और अजीत शर्मा की दुकान। और उसके बाद 2 बजे नूतन निवास सर्कल। नूतन निवास
जो कि सहयोग नगर से 15 मिनट की दूरी पर है। 3:30 बजे तक नूतन निवास सर्कल और उसके बाद वाया चंदन नगर हाथी चौक 4:20 पर। हाथी चौक, जहां पर भावना पांचाल की लाश मिली 8 टुकड़ों में कटी हुई। और उसके बाद संतराम क्रॉसिंग 5:30 बजे। संतराम क्रॉसिंग और 5:30 बजे ही भावना पांचाल के स्कूटर को यहां संतराम क्रॉसिंग में पार्क किया गया। वेल डन गाइस, हमें कातिल मिल गया। लेकिन कन्फेशन नहीं है आरोपी का। सर बार बार डिनाई कर रहा है और हम सख्ती करके कन्फेशन उगलवा भी नहीं सकते। हेल्थ डेलिकेट है उसकी। ठीक है भाई, खुदा ना खास्ता लॉकअप में अगर उसे कुछ हो गया तो ये ह्यूमन राइट्स वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। सर और एक बात, क्राइम सीन और मर्डर वेपन दोनों अभी तक लॉक नहीं हुए। उसकी घर की तलाशी से कुछ नहीं निकला? नो सर। अब ये सेल फोन्स की लोकेशन को हम बतौर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर सकते। दैट वी नो। हमें ठोस कॉन्क्रीट सबूत चाहिए इस बंदे को नील करने के लिए। सर अभी तक तो नहीं है, लेकिन जरूर मिल जाएगा। इंस्पेक्टर, उसकी इंटरोगेशन में ज्यादा वक्त जाया मत करो, कोई और तरीका ढूंढो एविडेंस पाने का। हमें कंक्रीट सबूत चाहिए ही चाहिए, वरना केस वीक बनेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन अजीत शर्मा की तरफ मजबूत इशारा कर रही थी, लेकिन अब तक क्राइम ब्रांच के हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं आया था जिसकी बिना पर वो अजीत को गिरफ्तार कर सके। और वो अजीत पर ज्यादा जोर भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि अजीत की तबीयत नाजुक थी। अब क्राइम ब्रांच ने भी एक नजाकत भरा रवैया अपनाया और बड़ी चालाकी से इस केस को क्रैक किया। उसकी आप चिंता मत कीजिए, नाम चेहरा कुछ भी सामने नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। देखिए मैडम, हम आपकी हिचकिचाहट समझते हैं, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। ये कत्ल का केस है। हमें सिर्फ शक नहीं है, हम जानते हैं कि ये कत्ल इसी ने किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कत्ल इसने कहाँ किया है। लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा कि उसने उस औरत का मर्डर कहाँ किया है? ये समझता हूँ आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि उसने वो ब्लू फिल्म कहाँ बनाई थी। मुझे उस घर में दोबारा जाना पड़ेगा? जी नहीं, आपको दोबारा जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वहाँ गई हैं, सिर्फ हमें वहां का एड्रेस बता दीजिए, काफी होगा। प्लीज। नूतन निवास, बिल्डिंग नंबर 4, फ्लैट नंबर 202, सेकंड फ्लोर। क्या नाम है तुम्हारा? आप कौन? क्राइम ब्रांच। सर मेरा नाम प्रणव चौरसिया। सर क्या हुआ? सर क्या बात है सर? लगता है क्राइम सीन और मर्डर वेपन मिल गया। तुरंत फोरेंसिक को बुला। सर कसम से ये सब क्या है? मेरे को कुछ नहीं मालूम सर। प्रणव चौरसिया, अकेले रहते हो? जी सर, मैं अकेला रहता हूँ। लेकिन ये घर मेरा नहीं है सर, मैंने किराए पर लिया। लेकिन रहते तो तुम ही हो ना? लेकिन मैं आधे से ज्यादा टाइम तो टूर पर रहता हूँ सर।
आप मेरे मकान मालिक से बात कीजिए एक बार। मैंने उनको कई बार बोला है कि कुछ अजीब सा लगता है मुझे अपनी पीठ पीछे। जब भी मैं टूर से आता हूँ मुझे कुछ गड़बड़ लगती है यहाँ पे। और सर कुछ दिनों पहले मुझे कुछ बू आ रही थी, मैंने वो बात भी बताई, लेकिन वो कह रहे घर पे कोई नहीं आता। कौन है तुम्हारा मकान मालिक? भावना पांचाल की लाश के 8 टुकड़े किए गए थे। अब तेरे 8 टुकड़े करूंगा, तुझे जिंदा भी रखूंगा। नहीं साहब, वो क्या? सर मिला हुआ है सर। इस ललित तोमर का फोन नंबर अजीत शर्मा के कॉल रिकॉर्ड में हर दूसरे दिन में आता है। वो सब दोस्त है, वो अजीत मेरा दोस्त है सर। अब अपने दोस्त के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ना। फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो जरूर होगी। नहीं साहब, मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं तो बस उसको फ्लैट देता था साहब। ब्लू फिल्म बनाने के लिए? नहीं। तुझे क्या मिलता था, कट या कुछ और? कहीं तू भी उन फिल्मों में एक्टिंग तो नहीं करता था? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो वहाँ क्या करता था। वो कहता था कि कुछ काम है और मैं उसको चाबी दे देता था। दूध पीता बच्चा है तू, तुझे कुछ नहीं पता था कि तेरा दोस्त वहां पे क्या करता है। इतनी गहरी दोस्ती, जो घर तूने किसी दूसरे को किराए पे दिया उसकी चाबी तू अपने दोस्त को दे देता था, बिना ये जाने कि तेरा गहरा दोस्त वहां पे क्या करता है। तेरा किराएदार प्रणव चौरसिया तुझसे बार बार शिकायत करता था कि घर में कुछ गड़बड़ है, घर में कुछ हो रहा है। उसे लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में कोई आ रहा है। यहां तक कि उसने तुझसे बदबू की भी शिकायत की, लेकिन तेरे कान पर चूं तक नहीं रेंगी। साहब, मैंने अजीत पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर। अभी तो हमारे सामने भोला बनने की एक्टिंग करके उससे भी बड़ी गलती कर रहा है। सर, उस सली और छुरे की टेस्टिंग हो चुकी है। किचन ड्रेन से लिए गए सैंपल्स की भी चेकिंग हो चुकी है। क्या रिपोर्ट है ऑफिसर? ह्यूमन ब्लड है सर। ड्रेनेज का सैंपल, सलिए का सैंपल और छुरे का सैंपल सभी भावना पांचाल के ब्लड सैंपल से मैच हो रहे हैं। आखिरकार उस दोपहर को क्या हुआ था? क्या बेटी को बस स्टॉप से लेने जाते वक्त भावना अजीत शर्मा से टकरा गई थी? अरे अजीत जी, वो सलवार सूट रेडी हो गया? हाँ, जो वो आपने दिया था। हाँ, वो 1 महीने पहले जो दिया था ना आपको। हाँ भावना जी, वो तो कब का तैयार हो गया है। ये कल्पना भी ना बोलना भूल जाती है। मेरे स्टोर रूम पे पड़ा हुआ है। अब ऐसा करिए कि वहीं चलकर ले लीजिए। ये स्टोर रूम कितनी दूर है वैसे? भावना जी, बस 5 मिनट लगेंगे। अब ऐसा करिए, मेरे पीछे पीछे आ जाइए। अजीत जी प्लीज जल्दी दे दीजिए। हाँ भावना जी, चलिए मेरे साथ, 5 मिनट लगेंगे, आइए। अजीत जी प्लीज जल्दी कीजिए। 5 मिनट कहा था आपने, 10 मिनट हो गए हैं। रचना को बस स्टॉप भी लेने जाना है। भावना जी, हम पहुंच गए हैं, सिर्फ 2 मिनट। आइए ना, मैं अभी आपको सूट दे। आइए ना प्लीज। ये तो घर है किसी का, स्टोर रूम नहीं लग रहा है। भावना, मुझे तुमसे कुछ कहना था। देखो, इसे प्रस्ताव समझ सकती हो मेरा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? पागल हो गए क्या? अरे नहीं भावना, देखो तुम मेरी बात सुनो, इसमें हम दोनों का फायदा है, सिर्फ फायदा ही फायदा। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, तुम मेरी छोड़िए अजीत जी, छोड़िए, बचाओ, बचाओ, छोड़ो, चिल्लाओ मत, सुनो मेरी बात। ये ब्राह्मण का काम करके अपनी जान क्यों दे रही हो? मुझे अपने इस पतन से तुम लाखों कमा सकते हो। भावना मेरी बात, भावना।
साहब हैंडल लॉक खुला छोड़ के जाना, दूसरी गाड़ी आएगी तो आगे पीछे करने में आसानी होगी। ये गाड़ी किसी ने चुरा ली, उसकी भरपाई तू करेगा? अरे बगीचा थोड़ी ना है सर, बिना रसीद के किसी को टच भी नहीं करने दूंगा। अच्छा सुन, मैंने हैंडल लॉक कर दिया है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अजीत शर्मा, ऐसा ही हुआ था ना? ऐसा आप कह रहे हैं साहब, मैं नहीं। तो ठीक है, तुम बताओ कैसे हुआ था? क्या बताऊं साहब, जब कुछ हुआ ही नहीं। मैं ना भावना पांचाल से कभी मिला ना उसे किसी घर ले गया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। अब यही बात कोर्ट में कहना, कोर्ट में तुम्हारे इस झूठ से पर्दा हटाएंगे। अजीत शर्मा, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पूरे सबूत हैं। अब तुम्हारी कहानी खत्म। साहब आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सकता। सबूत कहां से मिलेगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं? अब भी कह रहा मासूम है। सर अब हमारे पास सबूतों की कमी नहीं है, सारे हालात की रिपोर्ट है, सब कुछ है। सर छुरे और सरिये पर खून तो मैंने एविडेंस चाहिए। ये पार्किंग अटेंडेंट इसे कोर्ट में पहचानेगा? पहचानेगा सर, बस एक बार इस अजीत शर्मा को हम फॉर्मली अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर दें तो सब सही हो जाएगा। बस इतना ख्याल रखना, ये अजीत शर्मा कहीं विक्टिम कार्ड ना खेल जाए, बीमारी का बहाना बनाकर या कोर्ट में टॉर्चर वगैरह की बकबक ना शुरू कर दे। सर उसकी तबीयत तो जैसी थी वैसी ही है, इनफैक्ट बेहतर है। तगड़ी चार्जशीट बनेगी, पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट होगा और वो भी सबूतों के साथ। अजीत शर्मा अपनी बात पर अड़ा रहा। वो कहता रहा कि उसका भावना पांचाल के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। भावना का पति राकेश दंग रह गया ये जानकर कि अजीत ने किस इरादे से उसकी पत्नी को फंसाया और कितनी निर्दयता से उसका कत्ल कर दिया। पांचाल परिवार इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि उस दोपहर को जब भावना घर से निकली थी रचना को पिकअप करने, वो दिन अचानक उन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मोहल्ले के रहवासी शौक में हैं कि उन्हीं लोगों के बीच में कोई ऐसा भक्षक रहता था जिसने भावना पांचाल का कत्ल कर दिया। कल्पना शर्मा अब भी अपने पति की तरफदारी कर रही है, जबकि सारे सबूत अजीत के खिलाफ हैं। प्रणव, जिसे अक्सर लगता था कि उसकी पीठ पीछे उस घर में कुछ गलत होता है, अब उस घर से निकल गया है और दूसरे मकान में रह रहा है। रोज की तरह अपनी बच्ची को स्कूल बस स्टॉप से घर लाने के लिए निकली थी भावना पांचाल। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि अजीत की दुकान पर जाकर उस सलवार सूट के बारे में पूछ लिया जाए, और उसकी जिंदगी बीचों बीच खत्म हो गई अचानक। हालांकि अजीत शर्मा इस बात को नकारता रहा है कि वो भावना पांचाल का कातिल है, लेकिन क्राइम ब्रांच कोर्ट में अपने सारे सबूतों के साथ अजीत शर्मा के खिलाफ एक मजबूत केस पेश कर रही है। इस केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लेकिन मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है और आरोपी अजीत शर्मा इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। सबूतों और गवाहों की ताकत पर अदालत में क्राइम ब्रांच द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ अजीत शर्मा को अपना बचाव करना होगा। उसके बाद अदालत ये तय करेगी कि वो दोषी है या नहीं। दूसरी तरफ अजीत की दूर की रिश्तेदार मंजू, जो अपने घर से गायब हो गई थी, उसका केस फिर से खोला गया है। अजीत ने उस केस में भी अपना कोई हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन क्राइम ब्रांच को शक है कि उसने मंजू के साथ भी वही किया होगा जो उसने भावना के साथ किया। जो जली हुई लाश जयसिंह नगर की पुलिस को मिली थी और जिसे राकेश पांचाल ने गलती से आइडेंटिफाई कर लिया था, उस लाश की शिनाख्त अभी हुई नहीं है। वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। भावना का पति और रिश्तेदार न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि कब भावना के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.